आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, मतलब ये वॉर होने वाला है दो पार्टीज के बीच में होने वाला है, जिसमें एक पार्टी में हम क्या लिख रहे हैं एंग्लो, एंड एक में क्या लिखा है मैसूर। एंग्लो वर्ड जहां भी आएगा किसे डिनोट करेगा, ब्रिटिशर्स को। एंड सेकंड पार्टी कौन होने वाला है, मैसूर स्टेट। अब मैसूर स्टेट खुद तो लड़ने आएगा नहीं, इट मीन्स वहां का जो भी नेचुरल रूलर होने वाला है उसकी फाइट होगी किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। और हिस्ट्री में हम इस टॉपिक को किस नाम से जानेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर। तो ब्रिटिशर्स का इतिहास हम पढ़ चुके हैं कि वो लोग यहाँ पर किस पर्पज से आए थे, ट्रेड के पर्पज से आए, बट धीरे से उनका पर्पस जो है किसमें शिफ्ट हो गया, टेरिटरी में। अब इसी के चलते डिफरेंट टेरिटरीज के वो लोग यहाँ पर एनेक्सेशन करेंगे, जिसमें पहला टारगेट उनका बना बंगाल। बंगाल के अंदर उन्होंने मात्र 2 वॉर लड़े। 1757 में फर्स्ट वॉर कौन सा लड़ा था, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 में नेक्स्ट बैटल कौन सा लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर। 2 बैटल लड़े और बंगाल जो है वो किसने जीत लिया यहाँ पर, ब्रिटिशर्स ने। अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो नीचे साउथ इंडिया में एक स्टेट रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, मैसूर। कहाँ पर आता है मैसूर एट प्रेजेंट, कर्नाटका। वेरी गुड, जश्न बता दिया, कर्नाटका। कहाँ आता है, कर्नाटका में आता है। तो मैसूर नाम का स्टेट आता है कर्नाटका में। बट आज की डेट में जो आप इसका साइज देखते हैं, पहले ये ऐसा नहीं था, अपने आप में एक बड़ा एरिया हुआ करता था। तो थोड़ा सा सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड समझाऊंगी कि मैसूर क्या था, आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी मैसूर के पास जो ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट कर रही थी वहाँ पर लड़ाई झगड़े करने के लिए। बैकग्राउंड देखेंगे हम सबसे पहले। तो आप बोलोगे मैम इस मैप में तो कहीं से कहीं तक हमें मैसूर नजर नहीं आ रहा है। तो प्रीवियसली जब अगर हम बात करें 13वीं सेंचुरी की, जो 1330 या 1336 वाला टाइम पीरियड था अराउंड, उस समय इंडिया का मैप कुछ इस तरीके का हुआ करता था। एंड इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर एक मेजर स्टेट लाई करता था जिसका नाम क्या था, विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर जो है इसकी नींव रखी गई थी 1336 में। 2 ब्रदर हुआ करते थे जिनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर का एस्टेब्लिशमेंट करा था कौन से ईयर में, 1336 में। ये स्टेट था, काफ़ी पावरफुल स्टेट था। एक लंबे समय तक इस स्टेट ने यहाँ पर रूल भी किया है, अराउंड 1530 हम इसे बोल सकते हैं। बट क्या है, इसके इर्द गिर्द में कुछ और छोटे छोटे किंगडम्स भी हुआ करते थे। जैसे कि देखिए तो आप देख पा रहे हो ये क्या लिखा है, बीजापुर हो गया, अहमदनगर, बेरार, बीदर, गोलकोंडा एटसेट्रा। तो ये 4 से 5 छोटी छोटी टेरिटरी भी हुआ करती थी जो किसको ज्वाइन करती थी, यहाँ पर विजयनगर के एरिया की बाउंड्री बनाती थी। एक समय आया 1565, कौन सा ईयर बोला मैंने, 1565, जब ये चारों पांचों किंगडम वर्सेस विजयनगर की क्या हो जाती है, फाइट हो जाती है। इसे हिस्ट्री में एक बैटल के नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है बैटल ऑफ तालीकोटा। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा। कब हुआ, 1565 में। तो 1565 में एक बैटल हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ तालीकोटा। किस किस के बीच में हुआ, तो ये जो ऊपर के आपको रीजन दिख रहे हैं वर्सेस विजयनगर, तो ये जो 5 एरिया हुआ करते थे इन सभी ने मिलकर विजयनगर से फाइट करी। एंड फाइनली इस बैटल के अंदर विजयनगर की क्या हो गई, हार हो गई। विजयनगर की हार हो गई यहाँ पर, और ये जो किंगडम्स थे ये जीत गए। अब जब विजयनगर की हार हो गई तो इसका कुछ एरिया जो है वो किसने छीन लिया, ऊपर की डेक्कन की टेरिटरीज ने। एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एरिया जो है वो श्रिंक हो गया। अब इस विजयनगर में से ही भविष्य में एक स्टेट निकलेगा जिसे आप किस नाम से जानोगे, मैसूर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब जो मैसूर का एरिया है वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीवियसली आ भी चुका है कि मैसूर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ, किससे कार्व किया गया था इसे, विजयनगर एम्पायर से ही निकाला गया है। सो फाइनली इस तरीके से यहाँ पर मैसूर का क्या होगा, स्टैब्लिशमेंट होगा। अब जब यहाँ पर मैसूर का स्टैब्लिशमेंट होगा तो यहाँ पर एक हिंदू किंगडम आता है जिसका नाम रहता है वोडेयार डायनेस्टी। क्या नाम रहता है, वोडेयार डायनेस्टी। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि मैसूर की शुरुआत एक डायनेस्टी, एक वंश से हुई, उसका नाम क्या है, वोडेयार डायनेस्टी। अब इस वोडेयार डायनेस्टी से ही पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो शुरुआत होती है। तो वोडेयार डायनेस्टी के अंदर सबसे पहले कुछ रूलर आते हैं, उसके बाद कुछ और रूलर आते हैं, बट फाइनली एक समय आता है जब यहाँ पर एक रूलर रहता है जिसका नाम रहता है चिक्का कृष्णराज। क्या नाम रहता है, चिक्का कृष्णराज। अब ये जो कृष्णराज नाम का रूलर रहता है, फिलहाल वो कहाँ का राजा है, मैसूर का राजा है। अब मैसूर में इतनी सारी वेल्थ थी, इतना प्रेस्टीज था, इतना पैसा था कि वो जो है अपनी अय्याशी में ही एक तरह से यहाँ पे क्या हो गया, मशगूल हो गया। अब राजा का जो काम होता है वो यहाँ पर कर नहीं पा रहा था ठीक से, तो एक तरीके का वो वीक राजा था।
अब ये जो चीज़ है वो बाकी के इर्द गिर्द के स्टेट क्या करते हैं, नोटिस करते हैं कि वहाँ का राजा पावरफुल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो जगह जो है वहाँ पर आप इजीली क्या कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। तो यही होता था कि जो यहाँ पर मैसूर नाम का स्टेट था, इसके नेबर्स हुआ करते थे कुछ। बताओ ऊपर कौन से नेबर आएंगे, ऊपर कौन आएंगे, मराठास। और इधर एक स्टेट लग जाता है आपका जिसको आप बोलते हो हैदराबाद। यस, यहाँ पर किसका रूल चलेगा, निजाम का। अब क्या है भाई, मैसूर जो है यहाँ पर एक स्टेट बनकर उभरा और उसका राजा था चिक्का कृष्णराज, जो कि कौन सी डायनेस्टी का है, वोडेयार डायनेस्टी का है। बट क्या वो स्टेट पर ध्यान देता है, नहीं देता है। और यही सब चीज उसके नेबर्स जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। जिसमें स्पेशली उस समय अगर कोई पावरफुल थे तो वो कौन थे, मराठास। मराठास की अगर हम बात करें तो जो उनका मेन ऑक्यूपेशन, उनका जो मेन पेशा होता था वो होता था प्लंडरिंग। प्लंडरिंग मतलब क्या समझते हो, लूटपाट करना। बिल्कुल, वो लोग जो है एक तरीके की वॉरफेयर टैक्टिक्स में बहुत निपुण होते थे, जिसे बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। क्या होता है ये, ओके जैसे कि आपने वो तानाजी मूवी देखी होगी कि पहाड़ियों के अंदर जो है ऊपर छुप जाते हैं और फिर गुलेल से क्या करते हैं, अटैक करते हैं। उस तरीके की टैक्टिक्स को क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक। कि दुश्मन परेशान हो जाता है कि आखिर मुझ पे अटैक कहाँ से हो रहा है, और इसको डिफीट करना भी कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। एज वेल एज अगर हम मराठास की बात करें तो जिस पर्टिकुलर एरिया से ये है, डेक्कन वाले रीजन से, तो वहाँ पर जो है इन्हें माउंटेनियस एरिया में रहने की आदत थी। तो उस तरीके से ये लोग बहुत फुर्तीले हुआ करते थे। ठीक है, आप खुद ही सोच लो, आप एक नॉर्मल एरिया में रहते हो और आपकी फाइट अगर एक ऐसे आदमी से होने जा रही है जो इस तरीके की जोग्राफिकल लोकेशन में रहता है, तो कंपेरेटिवली कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ या फिर हम बोल सकते थोड़ा फुर्तीला होगा, बताओ। वो जोग्राफिकल लोकेशन, बिल्कुल हम बोल सकते जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहता है वही यहाँ पर जो है कंपेरेटिवली एक्टिव होगा। तो यही हुआ कि मराठास जो है वो बार बार किस पर अटैक करते थे, मैसूर पे अटैक करते थे। एंड यहाँ का राजा कुछ अच्छा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर जो राजा था उसका नाम क्या था, जल्दी बोलो, चिक्का कृष्ण राज। अब ये जो राजा था ये बिल्कुल भी स्टेट के ऊपर ध्यान नहीं देता था। एंड इसकी आर्मी में एक सोल्जर हुआ करता था, जिस सोल्जर का नाम था हैदर अली। क्या नाम था, हैदर अली। अब हैदर अली जो है वो कहने को तो पहले जो है हॉर्समैन या फिर एक सोल्जर ही हुआ करता था, बट उसमें कुछ बहुत ही अच्छी मिलिट्री स्किल्स हुआ करती थी या कुछ डिप्लोमेटिक स्किल्स हुआ करती थी, कूटनीतिज्ञ हुआ करता था। तो वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ का जो राजा है उसका कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। एंड उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और समय आता है 1761। 1761 में यहाँ का अगला रूलर कौन बनेगा, हैदर अली। तो अभी तक की क्लास में तुम लोगों ने क्या पढ़ा, मैसूर का बैकग्राउंड, कि मैसूर जो है वो ओरिजिनली किससे निकला है, विजयनगर से निकला है। विजयनगर जो है इसकी डिफीट हो गई थी कौन से ईयर में, 1565 में। उस बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ तालीकोटा। एंड फाइनली विजयनगर में से एक नया स्टेट उभर कर आया जिसका नाम क्या है, मैसूर। मैसूर के अंदर जो पहला वंश या पहली जो डायनेस्टी है उसका नाम क्या था, वोडेयार डायनेस्टी। इस वोडेयार डायनेस्टी का एक रूलर था, क्या नाम है, चिक्का कृष्णराज। बट ये एक वीक रूलर है, ये स्टेट के ऊपर ध्यान नहीं देता है। इसी बीच मैसूर के ऊपर आर्ट साइड से जो है कई सारे रूलर्स अटैक करते हैं और लूटपाट करके कभी पैसा ले जाते हैं, कभी टेरिटरी छीन लेते हैं, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। उसी बीच यहाँ पर ये बात नोटिस करता है उसी का एक सोल्जर जिसका नाम क्या है, हैदर अली। रातों रात वो तख्ता पलट कर देता है और 1761 में मैसूर का नया रूलर बनकर कौन आएगा, हैदर अली। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब ऐसा क्या था कि हर आदमी जो है मैसूर के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। तो हम तो एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मैसूर जो है अपने आप में इनहेरेंटली रिसोर्सेज में बहुत ही रिच हुआ करता था। ऐसे कौन से रिसोर्सेज थे, तो मैसूर कहाँ आता है आपका, कर्नाटका वाले रीजन में। अब साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में कई सारी रिवर जो है वो यहाँ पर फ्लो करती है। तो उसी के चलते आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि दो इंपॉर्टेंट रिवर, जिसमें एक कौन सी है, कृष्णा रिवर, दूसरी कौन सी है, तुंगभद्रा रिवर। दो रिवर जहां पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, और इस दोआब को बोला जाता है रायचूर दोआब। तो इस रायचूर दोआब में जो है यहाँ पर आपको कई सारे फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। और अगर फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिलेंगे इट मीन्स यहाँ पर क्या अच्छा होने वाला है, एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो
तो यहाँ पर फर्स्ट रिसोर्सेज में जो आपको देखने को मिला वो क्या था, रायचूर दोआब। एंड इस रायचूर दोआब की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा होगा। अभी एग्रीकल्चर वहाँ पर अच्छा है तो वहाँ पर ये रिसोर्स बहुत बढ़िया है एंड इस वजह से पैसा भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड क्या दिख रहा है तुम लोगों को, कोलार गोल्ड फील्ड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड जो है वो भी अपने आप में काफ़ी रिच एरिया हुआ करता था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उनका रिसोर्स हुआ करता है कि उनके पास नेचुरली ये सब चीज़ें क्या है यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या दिख रहा है आपको, सैंडलवुड या फिर चंदन। तो यहाँ पर सैंडलवुड की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। सैंडलवुड अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर सैंडलवुड के आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे स्पेशली इस पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पर ये नेचुरल रिसोर्सेज में भी क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया। नेक्स्ट क्या दिख रहा है यहाँ पर, कोस्टल एरिया, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कोस्ट कौन सा था, मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट अगर है तो इससे इनको क्या फायदा होने वाला है, शिप वगैरह या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इन्हें पोर्ट्स की फैसिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। इस वजह से इन्हें ट्रेडिंग करने में भी कल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक तुम लोगों ने ये समझा कि आखिर मैसूर के पास ऐसा क्या था। तो आपको समझ में आया कि वहाँ पर दो नदियाँ मिलती है, इस वजह से दोआब रीजन हो जाता है, फर्टाइल प्लेन से, तो एग्रीकल्चर भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली आपने देखा गोल्ड की माइंस वगैरह हैं वहाँ पर। थर्डली आपने देखा सैंडलवुड जैसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली ट्रीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कोस्ट है, तो कोस्ट की वजह से पोर्ट फैसिलिटी भी बहुत अच्छी, मतलब कल को उनको ट्रेड में भी कोई दिक्कत नहीं आना है। तो यही सब कुछ फैक्टर्स हुआ करते थे जो उन्हें इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर रिच बनाते थे। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो मैसूर के अंदर कुछ और चीज़ें भी थी। पॉलीगर से क्या समझते हो तुम लोग, पॉलीगर वर्ड क्या होता है, ये क्या लिखा है मैंने, पॉलीगर। पॉलीगर का एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं पलियक्कर। पॉलीगर को अगर आपको समझना है तो पॉलीगर मतलब आप बोल सकते हो फ्यूडल लॉर्ड्स। अब बताओ फ्यूडल लॉर्ड से क्या समझते हो, जमींदार। वेरी गुड, क्या समझते हो, जमींदार। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो इससे तुम लोग ये समझ गए कि एग्रीकल्चर अच्छा है मतलब रिवेन्यू भी क्या होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता था, साउथ इंडिया में एक सिस्टम प्रिविलेंट था जिसको बोलते थे पॉलीगर सिस्टम। बट क्या है, चूंकि कृष्णराज जो है वो यहाँ पर ध्यान नहीं देता था चीज़ों के ऊपर, तो ये जो पॉलीगर है इन्होंने उसे रिपोर्ट करना बंद कर दिया। रिपोर्ट करना बंद कर दिया इन द सेंस इन लोगों ने उसे प्रॉपरली टैक्स सबमिट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब टैक्स नहीं दे रहे हैं प्रॉपरली, मतलब इनकम क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। बट जब हैदर अली ने रूल करना स्टार्ट किया तो उसने ये देखा मेरे इनकम के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, तो उसी के चलते उसने सबसे पहले अगर किसी सिस्टम को करेक्ट किया तो वो क्या था, पॉलीगर सिस्टम। उसने सभी के सभी पॉलीगर, सभी जमींदारों को बुलाया एंड सभी को यहाँ पर करेक्ट किया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम से टैक्स जो है उसे सबमिट करना है। तो इससे मैसूर की इनकम क्या हो जाएगी, आने वाले समय में बहुत ही रिच हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये किसका अट्रैक्शन बना हुआ था, ब्रिटिशर्स का अट्रैक्शन बना हुआ था कि ब्रिटिशर्स मैसूर के अंदर क्या करना चाहते थे, अटैक करना चाहते थे। बट उसके पहले मैं आपको हैदर अली के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, कौन था क्या था। तो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई है कि वो किसकी आर्मी में हुआ करता था, बताओ, चक्का कृष्णराज की आर्मी में हुआ करता था। ये कृष्णराज जो है वो कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, वोडेयार डायनेस्टी का रूलर था। वेरी गुड। एंड उसी को रिप्लेस करके जो है ये यहाँ पर बैठा था कौन से ईयर में, 1761 में एज ए रूलर यहाँ पर क्या हुआ था, अपॉइंट हुआ था। तो ये आपको उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हैदर अली के बारे में जाननी है, ये जाननी है कि वो मिलिट्रीली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, प्लस डिप्लोमेटिकली भी बहुत समझदार था। डिप्लोमेटिकली मतलब क्या होता है, बताओ, बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाने में, या फिर बोलते हैं ना राजनीतिज्ञ था बहुत ही अच्छा, कि अगर उसे पता है कि मेरे खिलाफ कोई चीज़ होने वाली है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है या उस सिचुएशन को कैसे यूज़ कर सकता है, आप ये बोल सकते हो।
तो हैदर अली के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं था, बट यस कुछ चीज़ें उसके अंदर बहुत ही अच्छी थी जिसके बेसिस पर वो एक इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पर बन के आएगा। जैसे कि उसमें मिलिट्रिकली बहुत ही स्ट्रांग था, प्लस अगर बात करें तो वो अपनी आर्मी को भी जिस पैटर्न में ट्रेंड करता था उसे बोलते थे वेस्टर्न पैटर्न। क्या बोलते थे? वेस्टर्न पैटर्न। या फिर अपनी आर्मी को वेस्टर्न लाइंस पे ट्रेंड करता था। इट मीन्स कि उसका जो ट्रेनिंग का तरीका था वो किससे मिलता था? वेस्टर्न, या तो हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स या फिर फ्रेंच से, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर वो किसी से इंस्पायर्ड था तो वो कौन थे? फ्रेंच थे। वो फ्रेंच की आर्मी को ऑब्जर्व करता था और सिमिलरली अपने सोल्जर्स को गाइड करता था कि आपको भी उनके इक्वली ही क्या होना है? ट्रेंड होना है, ताकि अगर कल को आपको उनसे फाइट करना पड़े तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें देखते हैं हम हैदर अली के बारे में। ठीक है, हैदर अली के बारे में अगर हम देखें तो क्या वो एक लिटरेट आदमी था? नहीं था, ही वॉज अनएजुकेटेड। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसका बेटा कौन रहेगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है उसे कई सारी भाषाओं का ज्ञान हुआ करता था, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत, पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं का उसको नॉलेज हुआ करता था। तो वो एक लिटरेट आदमी था। वहीं कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो ये क्या है? अनएजुकेटेड। बट अनएजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा रूलर साबित नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई दूसरी स्किल्स है जिसके दम पर जो है वो यहाँ पर रूल कर पाएगा। तो ये क्या है? वो एक अनएजुकेटेड आदमी था। इसके अलावा ही वॉज इंटेलेक्चुअल एंड डिप्लोमेटिकली मिलिट्रिकली स्किल्ड। तो इस चीज़ के अंदर बहुत ही निपुण था और आर्मी में ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको उसका देखने को मिलेगा। ही बिकेम डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर इन 1761। अभी हमने देखा कि वो जो है एक तरीके से रूलर बन चुका था मैसूर का। कौन से ईयर में? 1761 में। अब जब वो 1761 में रूलर बना तो उसे कुछ बातें समझ में आई कि जो मैसूर है इसको सबसे ज़्यादा खतरा किससे दिखता है? मराठास से। मराठास जो हैं बार बार अटैक करते हैं और इसकी टेरिटरी छीन के ले जाते हैं, जिससे मैसूर का साइज क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। तो जब वो रूलर बना तो सबसे पहले उसने कुछ टेरिटरीज को यहाँ पर एड ऑन करा जो वहीं नियर बाय की छोटी छोटी लोकेशंस हुआ करती थी। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विथ हिज एक्सीलेंट मिलिट्री स्किल्स ही टुक ओवर द निजामी आर्मी एंड मराठास and capture Dod Ballapur, Sera Bidnur and Hoskote in 1761 and 63 and brought to submission to the troublesome polygars of South India in Tamil Nadu। ये वही बात जो मैंने आपको बताई कि उसने पॉलीगर्स को क्या करा था? करेक्ट करा। तो जब सबसे पहले रूलर बना तो रूलर बनते ही उसने क्या करा? कई सारी टेरिटरीज को खुद में मर्ज करा। फिर इनकम की ओर ध्यान देते हुए उसने किसको करेक्ट करा? पॉलीगर्स को करेक्ट करा। ये हो गया। देन अगर हम बात करें Recovering from the defeat, the Marathas under Madhav Rao attacked Mysore and defeated Hyder Ali in 1764, 66 and 1771। इसका मतलब ये है कि मराठास में माधव राव नाम का रूलर हुआ करता था जिसने मैसूर पे अटैक किया था। कब कब? 1764, 1766 एंड 1771। और इसके अंदर हैदर अली की क्या हुई थी? डिफीट हुई थी। बट डिफीट होने के बाद भी वो उन सब चीज़ों को रिकवर कर लेता था, बाकी के सब रिसोर्सेज को यहाँ पर मैनेज करके। नेक्स्ट अगर हम देखें, टू बाय पीस हैदर अली हैड टू गिव देम लार्ज सम ऑफ मनी आफ्टर। ठीक है, इसके अंदर यही है कि अब शांति बनाए रखने के लिए हैदर अली ने क्या डिसीजन लिया? तो उसने यही डिसीजन लिया कि उसने मराठास को बुलाया, उनसे बात करी और बोला भाई बार बार तुम मैसूर के ऊपर अटैक करते हो, लूटपाट करके यहाँ से ले जाते हो, तो इतना नुकसान क्यों करना है? लड़ना क्यों है? आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? मनी चाहिए। एंड शांति बनाए रखने के लिए आपको जो भी पैसा चाहिए वो आप मुझसे क्या कर लो? ले लो। तो इस तरीके से उसने अपनी यहाँ पर पूरी क्या बनाई? स्ट्रेटेजी बनाई। तो 1761 में ये क्या बनकर आया? रूलर बन के आया। रूलर बनने के बाद इसने कुछ काम किए और इस तरीके से मैसूर को क्या किया है? इसने रिकवर किया है, जो अभी तक लॉसेस हो चुके हैं उससे। अभी तक इसकी ब्रिटिशर्स से कोई फाइट हुई नहीं हुई। तो फिलहाल मैंने आपको बताया पूरा मैसूर का बैकग्राउंड। अब हम आगे फॉरवर्ड होंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले होगा आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। जब भी वॉर होता है तो डायरेक्टली वॉर नहीं हो जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से वॉर क्या होता है? तो अब हम देखेंगे क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो ये पढ़ लो एक बार आप, जो मैंने आपको बताया कि क्या था बैकग्राउंड। पढ़ो इसको। ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया बट उसने खुद को बना दिया है। अब इसमें लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मैसूर प्रॉक्सिमिटी विद दी फ्रेंच, मैसूर के अच्छे रिलेशन जो कि किसके साथ बन रहे हैं, फ्रेंच के साथ बन रहे हैं। इससे किसके लिए थ्रेट क्रिएट हो रहा है, ब्रिटिशर्स के लिए क्रिएट हो रहा है। एक कारण और था कि माहे नाम का एक पोर्ट हुआ करता था, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कोस्ट है इसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, सॉरी मालाबार कोस्ट, और इसी में एक पोर्ट था जिसका नाम क्या था, माहे। तो ये जो माहे नाम का पोर्ट था इसे जो है हैदर अली फ्रेंच के साथ शेयर भी करता था, बदले में वो लोग इसको हथियार देते थे और ये उनको ट्रेड के लिए क्या करता था, इसे दे के रखता था कि आप चाहो तो यहाँ पर क्या करो, आराम से ट्रेड करो। बट ये बात किसको अच्छी नहीं लगेगी, ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगेगी। हम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में क्या रहेंगे, दुश्मन रहेंगे। दोनों ही कौन है, यूरोपियंस है, बट दोनों ही दुश्मन है, तो यहाँ पर अलग अलग एंटिटीज को क्या करेंगे ये लोग, यूज करेंगे। अब देखो बैकग्राउंड कि आखिर ये जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो क्यों हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं ईयर कि कब से कब तक हुआ। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की अगर हम बात करें तो 1767 से होगा ये 1769 तक। कब से कब तक, 1767 से 1769 तक। अब इसके पीछे क्या रीजन थे, तो शांति से समझो क्या क्या प्रॉब्लम थी। प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है। जब ब्रिटिशर्स ने एनेक्सेशन स्टार्ट किया तो फर्स्ट टेरिटरी कौन सी थी, वो बंगाल। मतलब बंगाल में ब्रिटिशर्स क्या हो गए हैं, आके बैठ गए। दूसरी चीज मुझे बताओ, ब्रिटिशर्स के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर थे, और वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वाला एरिया है सो कॉल्ड बंगाल, यहाँ पर ऑलरेडी कौन मौजूद है, ब्रिटिशर्स मौजूद है। फिर आपने मुझे बताया कि मैम उनका हेडक्वार्टर भी हुआ करता था नीचे मद्रास साइड में। फिर आपने कार्नेटिक वॉर्स पढ़े हिस्ट्री में, तो आपको ये पता था कि कार्नेटिक वॉर में किसकी जीत हुई थी, ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। एंड कार्नेटिक वॉर में जो नेक्स्ट नवाब बनाया गया था उसे भी किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने ही बनाया। मतलब इनडायरेक्टली ये एरिया भी किसके अंडर में, ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो ऊपर भी ब्रिटिशर्स बैठे हैं बंगाल में और नीचे भी कौन बैठे हुए हैं, ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ऊपर बंगाल से लेकर नीचे कार्नेटिक के बीच में क्या कर दी जाए, कनेक्टिविटी कर दी जाए। बट बीच में एक एरिया है जो इनको यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, तो वो चाहते थे कि वो एरिया भी हमें क्या हो जाए, रेंट पर मिल जाए। तो इन्हें समझ में आया एक एरिया है जिसका नाम क्या है, नदन सरकार। अब इन्हें पता लगाया कि पता लगाओ ये नदन सरकार आखिर किसका है। तो इनको ये समझ में आया कि नदन सरकार नाम का जो एरिया है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आता है, हैदराबाद के। बट हैदराबाद में कौन बैठा है, निजाम। तो इन्होंने निजाम से बात करी कि ऐसा करो नदन सरकार वाला जो एरिया है वो मुझे क्या कर दो, आप रेंट पे दे दो। तो हैदराबाद का जो निजाम था उसके रिलेशन कैसे थे ब्रिटिशर्स के साथ, अच्छे नहीं थे। रीजन, जब आपने कार्नेटिक वॉर्स देखा तो आपने देखा कि हैदराबाद को मोहरा बनाया गया था और हैदराबाद किसके फेवर में था, फ्रेंच के फेवर में था, और किसके अगेंस्ट में था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। तो हैदराबाद वाले ब्रिटिशर्स को लाइक नहीं करते थे, उन्हें सेफ नहीं लगा, तो उन्होंने रेंट पे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बट ब्रिटिशर्स को ये एरिया किसी भी कीमत पे चाहिए था, तो वो क्या करे, तो उन्होंने यहाँ पर दिमाग लगाया कि ठीक है, ऊपर कौन बैठे हुए, मुगल्स। तो मुगल्स में उन्होंने बात करी और बोला कि ठीक है, हैदराबाद वाला जो नदन सरकार का एरिया है वो किसके अंडर में आता है, निजाम के अंडर में आता है। बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सभी किसके कंट्रोल में थे, मुगल्स के कंट्रोल में थे। तो यहाँ पर उन्होंने उनसे जाकर बात करी कि हमें ये एरिया चाहिए। तो मुगल्स ने बोला कि नहीं, वो तो किसके पास है, निजाम के पास है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ मुझे पेपर पर एक ऑफिशियल डिक्री बना के दे दो, एक ऑर्डर पास कर दो कि आपने ये एरिया किसको दे दिया है, ब्रिटिशर्स को दे दिया है। क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैटल ऑफ बक्सर के बाद डरा हुआ था शाह आलम II, तो उसने बोला ठीक है, एंड उसने राइट पास कर दिए कौन सी जगह के, नदन सरकार के। तो ये एरिया भी अब किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। पढ़ो फर्स्ट वाला पॉइंट यहां से यहां तक। ये समझ में आया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ से यहाँ तक अपनी टेरिटरी का क्या कर लिया है, एक्सपांशन कर लिया है। बट अल्टीमेट एम उसका कौन है, मैसूर, और मैसूर में कौन है, हैदर अली। तो इस साइड से उसने एरिया को क्या कर लिया, कवर कर लिया, मैसूर से फाइट करने के लिए कि इस साइड पे सभी मेरे लोग हैं, कल को युद्ध भी होता है तो दिक्कत नहीं आएगी।
बट उन्हें पता था कि हैदर अली जो है उसने अपनी आर्मी को ब्रिटिशर्स या फिर फ्रेंच के स्टाइल में ही क्या कर रखा है, ट्रेड कर रखा है। मतलब जब भी लड़ाई होगी तो दोनों की एक ही टक्कर की क्या होने वाली है, लड़ाई होने वाली है। तो अकेले लड़ने से मतलब नहीं है, किसी ना किसी के साथ अलायंस बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी को साथ अपने करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सोचा कि देखा जाए आखिर मैसूर के दुश्मन उसके नियर बाय एरिया में कौन कौन है। अब आप बताओ कौन कौन है? मराठास और मराठास एंड मराठास के बाद अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर हैदराबाद वाला एरिया। तो ब्रिटिशर्स जाते हैं उन दोनों के पास और उन दोनों के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हम लोग मिलकर किससे फाइट करेंगे, हैदर अली से क्या करेंगे, यहाँ पर फाइट करेंगे। तो अब ये देखो नेक्स्ट वाली लाइन में, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास एंड इंग्लिश, इन तीनों लोगों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया, ग्रुप बनाया, अलायंस, किसके अगेंस्ट में, हैदर अली के अगेंस्ट में। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि हैदर अली डिप्लोमेटिकली बहुत ही स्मार्ट हुआ करता था। उसे ये बात पता चल गई कि मेरे खिलाफ यहाँ पर क्या हो चुका है, षड्यंत्र हो चुका है। रातों रात उसने चीज़ों को बदल के रख दिया। उसे पता था इस षड्यंत्र के अंदर कौन कौन शामिल है, तो वन बाय वन उसने यहाँ पर डीलिंग करी। पहली पार्टी कौन है यहाँ पर, मराठास, ठीक है। तो मराठास का उसको पता था कि मराठास तो पहले से भी अटैक करते हुए आ रहे हैं और उनका एक ही टारगेट रहता है, वो क्या है, पैसा। तो उसने उनसे बात करी कि आपको मुझसे लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है, आप ब्रिटिशर्स से डिटैच हो जाओ, मतलब अलग हो जाओ। एक होता है अटैच होना और डिटैच मतलब अलग होना। तो उसने बोला आप ब्रिटिशर्स से क्या हो जाओ, यहाँ पर अलग हो जाओ, तो बदले में मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा। एंड इसी के चलते उसने मराठास को ग्रुप से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब दो पार्टी बची, बताओ कौन, निज़ाम और ब्रिटिशर्स। फिर उसने निज़ाम को याद दिलाया कि भूल गए, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी एक टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने तुमसे छीन ली है, वो कौन सी है, नदन सरकार। तो इन्होंने भी आपस में कुछ ना कुछ डीलिंग्स करी कि ठीक है हम लोग ऐसे ऐसे लड़ेंगे और कल को जो भी मिलेगा आपसे शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर उसने हैदराबाद के निज़ाम को भी क्या कर दिया, डिटैच कर दिया। अब सिर्फ दो ही पार्टी बची आमने सामने, ब्रिटिशर्स और हैदर अली। एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसके चलते ब्रिटिशर्स जो हैं बैकफुट हो जाते हैं, बट हैदर अली भी उनके पीछे पीछे भागता है एंड भागते भागते उनके सेंटर पे पहुंच जाता है, जिसका नाम क्या है, मद्रास। मद्रास के गेट पर पहुंच जाता है। अब एक साइड खड़े हैं कौन, ब्रिटिशर्स, और एक साइड पे कौन खड़ा है, हैदर अली। और ब्रिटिशर्स ने जब पलट के देखा तो उन्हें दिखा न तो हमारे साथ कौन खड़ा है, मराठास, और न हमारे साथ कौन खड़ा है, हैदराबाद का निज़ाम। हम तो यहाँ पर अकेले पड़ गए, अब क्या किया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर हैदर अली के साथ कुछ नेगोशिएशंस करे एंड एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में क्या होती है, ट्रीटी होती है। ट्रीटी मतलब क्या होता है, समझौता। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में एक तरीके से आपको किसकी जीत समझ में आई, हैदर अली की, और किसकी हार हुई, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की हार हुई। फाइनली दोनों के बीच में जो है यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास। एक समझौता हो जाता है। उस समझौते में डिसाइड होती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिनको आपको ध्यान से सुनना है, यही सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को कनेक्ट करेगी। इस ट्रीटी के अंदर डिसाइड होता है कि ठीक है, जो लोग भी साथ में आए थे वो तो चले गए, अब क्या किया जाए। तो बोला जाता है जिसने जिसके भी लोगों को आपस में बंदी बना लिया है या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया है, युद्ध के बंदी बना लिया है, तो उन लोगों को आपस में क्या कर दिया जाए, रिलीज कर लिया जाए। अगर हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के कुछ लोगों को बंदी बनाया तो वो छोड़ दें, और ब्रिटिशर्स ने अगर हैदर अली के लोगों को बनाया है तो वो भी यहाँ पर छोड़ दे। तो फर्स्ट डीलिंग क्या हुई है, द ट्रीटी प्रोवाइडेड एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड कॉन्कर्ड एरिया एज वेल एज, साथ में जो एरिया भी एक दूसरे के छीन लिए हैं उसको भी क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। तो पहला डिसीजन ये होता है। बट इससे भी इंपॉर्टेंट दूसरा डिसीजन है जो आपको याद रखना है। हैदर अली को एक बात समझ में आई थी कि जब मैं मैसूर के अंदर रूल करता हूँ तो एक आदमी है जो मेरे लिए बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो कौन है, बताओ, मराठास। बिल्कुल सही बोला मंथन ने, वो कौन है, मराठास। क्योंकि मराठास जो है वो तो हैदर अली के रूलर बनने के पहले ही भी बार बार मैसूर पे क्या करते थे, अटैक करते थे, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे जुड़ी हुई टेरिटरी है। तो उसने यहाँ पर सोचा कि ये जो बाहरी लोग मुझ पे अटैक करते हैं बट मैं अकेला पड़ जाता हूँ तो हार जाता हूँ। 3 बैटल वो ऑलरेडी हार चुका था। तो उसने ब्रिटिशर्स के साथ एक डील करी कि अगर कल को कोई भी मुझ पर अटैक करने आएगा, मुझ पर मतलब कहाँ पर, मैसूर पे, तो ब्रिटिशर्स उसकी क्या करने आएंगे, मदद करने आएंगे। तो एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में एक सिक्योरिटी ट्रीटी होती है। किस तरीके की ट्रीटी होती है, सिक्योरिटी, खुद को सेफगार्ड करने के लिए। ये ट्रीटी किस किस के बीच में हुई है, बोलो, हैदर अली